जो 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया है, इससे घटिया कानून तो भारत में आज तक मैंने देखा ही नहीं। मुसलमानों का कहना है कि ये हमारा पर्सनल लॉ है, इसमें कोई दूसरा दखल ना दे। इस पर आप क्या कहेंगे? कि आपके स्टूडियो को अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप उसकी नोटिस के खिलाफ नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकते। अरे बाप रे। हाँ, हमने जो पीएल फाइल किया उसमें ये कहा है कि जो कन्वर्जन है ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इतनी सफाई हो गई है कि गंदे लोग, माफिया, गुंडे, बदमाश पॉलिटिक्स मानने से डरते हैं। अगर जस्टिस विद इन ईयर फॉर ऑल हो जाए तो भारत में भ्रष्टाचार अपराध 50% कम हो जाए। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार समाज और देश के मुद्दे अदालतों में उठाते रहे हैं, फिर वो चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो या जनसंख्या नियंत्रण का। हम एक ऐसे वकील हैं जिनके पीआईएल के बाद सरकार कानून बनाने पर मजबूर हो जाती है। हमारे साथ है पीआईएल मैन ऑफ इंडिया अश्वनी कुमार उपाध्याय। सर आपका इंडिया.com में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक चीज था कि 2 दिन पहले ही ज्ञानवापी का ASI सर्वे रिपोर्ट आया जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद, जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वहाँ उससे पहले मंदिर था। इसके बाद आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या वहाँ मंदिर बन पाएगा? निश्चित रूप से मंदिर बनेगा। ज्ञानवापी में भी मंदिर बनेगा, आपके मथुरा में भी मंदिर बनेगा, भोजशाला में भी मंदिर बनेगा। वहां मंदिर है। अच्छा। अभी वहां अवैध कब्जा किया हुआ है। अब केवल इतना करना है कि वो अवैध कब्जा खत्म हो और वहां भव्य मंदिर बने। मेरा ये मानना है कि सरकारों ने जो कानून एक बना के और एक ही बार में पूरे देश में सर्वे करा लेना चाहिए था। सर्वे करा के जो भी 100 स्थान होते, 80 स्थान होते, 90 स्थान होते, उनको एक साथ ही वापस रिस्टोर कर दिया। क्योंकि आपने वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी चुनौती दी है, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि 15 अगस्त 1947 का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा एक्सेप्ट अयोध्या, जो वो कानून है उसको भी आपने चुनौती दी। तो आपको नहीं लगता ये कानून ज्ञानवापी और काशी के लिए भी तो रुकावट बनेगा? देखिए, ये जो 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया है, इससे घटिया कानून तो भारत में आज तक मैंने देखा ही नहीं। मैंने 25 से ज्यादा कानून चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। सामान्यतः जब मैं कानून चैलेंज करता हूं तो मुझे किसी में 5 ग्राउंड मिलता है, किसी में 6 ग्राउंड मिलता है, किसी में 8 ग्राउंड मिलता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमको 26 ग्राउंड मिले हैं चैलेंज करने के लिए। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अरे पार्लियामेंट का काम है इल्लीगल एक्ट को इल्लीगल डिक्लेयर करना। इसमें उस समय की नरसिम्हा राव सरकार ने इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज किया है। उन्होंने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा जो मंदिर तोड़े गए उसी को लीगलाइज कर दिया। हाँ भैया, तोड़े गए, अभी परमानेंट तोड़े रहेंगे, रिस्टोर नहीं हो सकते। जबकि तरीका यह है कि जब हम स्वतंत्र हो गए तो गुलामी के दौरान अगर कोई चीजें गड़बड़ हुई तो उसको ठीक करना काम है, वो नहीं किया। अच्छा, एक चीज मुझे यही समझना था कि अगर जब तक ये कानून नहीं हटता है तब तक तो मंदिर बनने का रास्ता नहीं खुल सकता। ये कानून जांच करवाने में कोई बाधा नहीं है। अच्छा। ये कानून ASI का सर्वे कराने में कोई बाधा नहीं है। ये कानून कहता है कि आप अल्टर नहीं कर सकते। ओके। लेकिन अगर जांच में स्पष्ट हो जाए कि 1947 में ये मंदिर ही था, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है। हाँ, लेकिन इस कानून के रहते हुए एक भ्रम की स्थिति रहेगी। बिल्कुल, जजेस के दिमाग में एक भ्रम बना रहेगा। इसलिए इस कानून को मैं चाहता हूं कि जल्दी से इस पे सुनवाई हो जाए, कानून खत्म हो जाए। क्योंकि जब तक ये कानून बना रहेगा ना, तब तक हाई कोर्ट में जब सुनवाई करेंगे, ले दे के जितने भी जहां पे अवैध कब्जा हो रखा है उनका एक ही दलील है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसी का अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि ये खत्म हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, फिर इंटरप्रिटेशन कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आप भी राजनीति से जुड़े हैं, तो आपने एक पीआईएल दाखिल की थी राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने के लिए। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि जो पार्टी है उनके जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ जितने भी मामले पेंडिंग है उसको वेबसाइट पर अपलोड करें। क्या कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है? कोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग चुनाव लड़ेंगे, हाँ, वो खुद भी एक बार न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल पे पब्लिश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी जो टिकट देगी वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के वेबसाइट पे डालेगी। इलेक्शन कमीशन भी इसको पब्लिश करेगा अपने। अच्छा। तो एक तरीके से 4 जगह पब्लिश होना है। पॉलिटिकल पार्टी अपने वेबसाइट पे डालेगी, इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे डालेगा, और जो कैंडिडेट है वो खुद एक बार एक चैनल में पब्लिश करवाएगा, एक अखबार पे पब्लिश कराएगा।
लेकिन उसका लोग तोड़ ये निकाल रहे हैं कि सारे अखबार के सर्कुलेशन एक जैसा तो होता नहीं है, कुछ अखबार ऐसे भी होते हैं जो केवल 1000 कॉपी जिसकी बिकती है, बिल्कुल। तो वो क्या कर रहे हैं, 1000 जो कॉपी जो कम चलता है अखबार, उसमें अपना वो पब्लिश करा देते हैं। ऐसे सारे चैनल तो बराबर नहीं देखे जाते, ऐसे चैनल के ऊपर पब्लिश करा देते हैं जो चैनल कोई देखता ही नहीं है। ओके। तो ये एक तोड़ निकाला है। लेकिन इसके अलावा जो मेरी और पीआईएल है कि भाई एमएलए एमपी कोड बनाओ, हाँ हाँ बिल्कुल, एमएलए एमपी कोड बनाओ, और उसका बहुत इफेक्ट भी, अच्छा इफेक्ट भी वो है। जस्टिस विद इन अ ईयर, वो वाला क्या मसला है पूरा? हाँ, उसमें आप क्या चाहते हैं? एक्चुअली पहले तो मैंने एक पीआईएल फाइल किया 2016 में हाँ कि आप एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड करिए। ठीक है। 2016 मैंने पीआईएल फाइल किया, 2017 में जस्टिस गगोई की बेंच ने ऑर्डर कर दिया, 1 साल कोर्ट बनने में लग गया, 2018 में कोर्ट बनी है, और 2023 तक 300 से ज्यादा सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है। ओके। अभी स्थिति यह है कि जो माफिया आने से डर रहे हैं, क्योंकि उनके पास 30 से 40 मुकदमे चल रहे हैं। अगर वो गलती से चुनाव जीत गए तो उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा, एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाएगा, तो उनको सजा हो जाएगी। इस डर के मारे अब जो माफिया है ना, वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। ये उसका फायदा हुआ है। हमारा ये कहना है कि अभी केवल एमएलए एमपी के मुकदमों का फैसला 1 साल में हो रहा है, तो इतनी सफाई हो गई है कि गंदे लोग, माफिया, गुंडे, बदमाशा पॉलिटिक्स में आने से डरते हैं। अगर जस्टिस विद इन ईयर फॉर ऑल हो जाए, यानी देश में सबके मुकदमों की सुनवाई 1 साल के अंदर होना शुरू हो जाए, चाहे वो जमीन का मुकदमा हो, चाहे वो सर्विस का मुकदमा हो, कोई सा मुकदमा हो, अगर 1 साल के अंदर हो जाए तो भारत में भ्रष्टाचार अपराध 50% कम हो जाएगा। तो आप जरा सोचो ना, 1984 में जो नरसंहार हुआ था, सिख नरसंहार, बिल्कुल, सिख नरसंहार वालों को आज तक सजा नहीं हुई। 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, आज तक सजा नहीं हुई। कितने सारे दंगे हो चुके भारत में, सजा ही नहीं होती है। जब सजा नहीं होती तो खौफ नहीं पैदा होता। ये निकाह हलाला क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि निकाह हलाला बहु विवाह पर आपने रोक लगाने के लिए मांग की। मुसलमानों का कहना है कि ये हमारा पर्सनल लॉ है, इसमें कोई दूसरा दखल ना दे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत का संविधान, इसमें एक आर्टिकल 13 है। दुर्भाग्यवश आज तक आर्टिकल 13 पे चर्चा ही नहीं हुई। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, यानी 26 जनवरी 1950 को। आज से भारत में जितने भी कानून हैं जो भेदभाव करते हैं महिला पुरुष, वो सारे कानून खत्म। जितनी रीतियां हैं, जितनी प्रथाएं हैं जो महिला पुरुष में भेदभाव करती हैं, वो सारे खत्म। ठीक है। कायदे से स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू, उनको पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि भाई आर्टिकल 13 के स्पिरिट में आज से 3 तलाक खत्म, तलाके हसन खत्म, तलाके एहसन खत्म, तलाके बाइन खत्म, तलाके किनाया खत्म, निकाह हलाला खत्म, निकाह मुताह खत्म, निकाह मिस्यार खत्म, तहर्रुस खत्म, जो कुरीतियां हैं महिलाओं के खिलाफ, सती प्रथा खत्म, छुआछूत खत्म, ये सारी खत्म। ये करना चाहिए था, वो नहीं किया और वो चलती रही। अंग्रेजों ने तो कानून बनाया था लूटने और बांटने के लिए, डिवाइड एंड रूल के लिए। उन्होंने 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, उसमें भेदभाव किया महिला पुरुष में। 1936 में उन्होंने पारसी मैरिज एक्ट बनाया, उसमें उन्होंने महिला पुरुष में भेदभाव किया। 1937 में उन्होंने शरीयत एक्ट बनाया, उसमें महिला पुरुष में भेदभाव किया। भाई, हलाला करने का अधिकार पुरुष को है, महिला को तो नहीं है। 4 शादी करने का अधिकार पुरुष को है, महिला को तो नहीं है। एक तरफा तलाक देने का अधिकार पुरुष को तो है, महिला को तो नहीं है। 3 तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन 4 तरीके के तलाक आज भी चल रहे हैं। तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, उन चारों को हमने तलाक दिया, वो चैलेंज किया कोर्ट में। और ये जो चल रहा है केवल ऐसा नहीं, अनपढ़, अनाड़ी और गंवार और गांव में चल रहा है। शहर के पढ़े लिखे लोग ये तलाक, कोई तलाके हसन दे रहा, कोई तलाके एहसन दे रहा, तो तलाके बाइन। कर्नाटक में कलबुर्गी में एक लेडी डॉक्टर है और उसका हस्बैंड भी डॉक्टर, उसने उसको तलाके बाइन दे दिया। तलाके बाइन मतलब जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। कोई रिटर्न में नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई गुजारा भत्ता नहीं, मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं। जाओ तुम्हें आजाद किया, आजाद हो गई। यहीं आपके नोएडा में एक लड़की है, वो काम करती है, मीडिया में ही काम करती है। उसका हस्बैंड वकील है, उसको 2 चिट्ठी भेज दिया, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। और तीसरी बार एक ईमेल कर दिया, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। और 15,000 रुपये उसको पेटीएम कर दिया, बोले तुम्हारा 3 महीने का खर्चा। और उसको छोटा सा बच्चा उस समय 8 महीने का था, अब तो शायद 1.5-2 साल का हो गया होगा बच्चा उसको।
2,000 रुपए भेज दिया, बोले तुम्हें दूध का खर्चा ले, 17,000 रुपए भेज दिया पेटीएम पे और एक तरफा अपनी तरफ से तलाक दे दिया, छुट्टी हो गई, दूसरी शादी भी कर लिया उसने। भारत में विदेशी कुरीतियों के लिए, वैसे तो किसी भी कुरीति के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन विदेशी कुरीति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत, ये संविधान भारत का है, ये अरब का संविधान नहीं, अमेरिका का संविधान नहीं, भारत का संविधान। तो ये भारत का संविधान भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए है, भारतीय परंपराओं को मजबूत करने के लिए, विदेशी कल्चर और विदेशी संस्कृति को नहीं। भारत की संस्कृति महिलाओं के लिए क्या है? नारी तू नारायणी, यत्र नारस्वी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम। भारत की संस्कृति है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके। तो जहां भारत में महिलाओं को पूजनीय कहा गया, दुनिया में 1100 रिलीजन है, उसमें केवल भारत में ही फीमेल गॉडेस की पूजा होती है। दुनिया के बाकी 1099 रिलीजन में फीमेल गॉडेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। केवल 1100 में से केवल एक भारत है जहां लक्ष्मी की पूजा होती, दुर्गा की होती, सरस्वती, फीमेल गॉडेस की पूजा होती है। बाकी कहीं फीमेल गॉडेस की पूजा ही नहीं होती। तो हमारी संस्कृति है जहां पे हम नारी तू नारायणी कहते हैं, हम नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं, वहां हलाला मुताह मिस्यार। हलाला क्या है जरा सोचो ना भाई, शादी, मान लो शादी हो गई, गुस्से में आके उसने तलाक कर दिया, तलाक दे दिया, 2 साल के बाद उसको मन हुआ यार भूल का एहसास हुआ, दोनों मिलना चाहते हैं, मियाँ बीबी राजी है, लेकिन काजी बीच में खड़ा होकर करेंगे हम तो हल्ला करेंगे। ओके। मुताह का मतलब 10 दिन 15 दिन के लिए पैसे दे के किसी लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेना। उधर हैदराबाद में, कोची में, कई सारी जगहों पे ऐसे खबरें आ चुकी हैं। जो पैसे वाले हैं, गरीब आदमी के उसको फादर को देते हैं, 5 लाख रुपए देते हैं, उसकी लड़की रखते हैं, 15 दिन रखेंगे, 1 महीने रखेंगे, प्रेग्नेंट करके छोड़ के चले जाएंगे। अरब के लोग आके यही काम कर रहे हैं, आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, छोड़ चले जाते हैं। अब वो 14 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, वो कहते हैं बिन ब्याही माँ बन गई हो तो, और वो चला गया जिसने मुताह किया, मिस्यार किया। अब उसके साथ कौन शादी का, कौन निकाह करेगा? इस बैन जरूरी है। और वैसे भी जब संविधान में आर्टिकल 14 लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू जस्टिस और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, सबके लिए अलग अलग कायदे कानून चलना चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, आर्टिकल 44 पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। इस पर भी लेकर बवाल इसलिए मचता है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर यूसीसी लागू होगा तो सभी के लिए समान उत्तराधिकार हो या तलाक का मसला हो, एक जैसा कानून बन जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारी पर्सनल, जैसे शादी करना किससे करनी है, कैसे करनी है, विधि क्या है, ये मेरी स्वतंत्रता है। अगर यूसीसी आ जाएगा तो हम उसके मुताबिक क्यों चले, क्योंकि हमारा तो पर्सनल लॉ भी है। तो इसके खिलाफ भी आवाज़ें उठती रही हैं। आप लगातार ये कह रहे हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए, तो ये सब कैसे होगा? देखिए, पहली बात तो आप ये सोचो, ऊपर वाले को क्या पसंद है? भगवान को, अल्लाह को, खुदा को, जीसस को, हम जो भी जिसको ऊपर वाला कहते हैं ना, हिंदू ऊपर राम को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, मुस्लिम्स अल्लाह को कहते हैं ऊपर वाला। क्या ऊपर वाले को महिला पुरुष के बीच में भेदभाव पसंद है क्या? अगर ऊपर वाले को महिला पुरुष के बीच में भेदभाव पसंद होता तो लड़का पेट में 10 महीने रहता और लड़की पेट में 9 महीने रहती। लेकिन ऐसा तो नहीं है। माँ के पेट में लड़का हो या लड़की हो तो 9 महीने रहते, माँ के पेट में हिंदू हो या मुसलमान हो तो 9 महीने रहते, माँ के पेट में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, 9 महीने रहते हैं। इसका मतलब ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, न जाति का भेदभाव किया, न रिलीजन का भेदभाव किया, न कास्ट का भेदभाव किया, न क्षेत्र का भी कोई भेदभाव नहीं किया। ये सारा जो भेदभाव चल रहा है ये इंसानों का है। भारत में संविधान है, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बनता है, संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए एक समान हो, उसको कहते हैं संविधान। इसलिए इसकी बिल्कुल इजाजत दी ही नहीं जा सकती। और मैं वो पहले भी आपको कहा, किसी भी देश का संविधान वहां की संस्कृति को मजबूत करने के लिए होता है। ये अरब का संविधान नहीं है कि यहां हलाला मुताह मिस्यार चलेगा। ये अरब का संविधान नहीं है कि तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया चलेगा। ये भारत का संविधान है, जिस भारत में माता सीता का अपमान करने पे रावण का वध कर दिया गया, जिस भारत में द्रौपदी का अपमान करने पे महाभारत हो गया। हमारे यहाँ महिला सुरक्षा, महिला का सम्मान सर्वोपरि होता है। इसलिए जो लोग विदेशी रिलीजन फॉलो करते हैं, इस बात को समझें, आप विदेशी रिलीजन फॉलो करने में आपको इबादत की इजाजत तो है, लेकिन महिलाओं का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
महिला और पुरुष की बात की, जो शादी की उम्र है महिलाओं के लिए हमारे देश में न्यूनतम 18 और पुरुषों के लिए 21 है। आप भी इसे दोनों जन के लिए एक समान उम्र करने की बात कह रहे हैं। क्या है वजह, क्या रुकावटें हैं? क्योंकि सरकार भी इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, अभी लॉ नहीं बना रही है, क्या रुकावटें आ रही हैं? देखिए, हमने जब पीएल फाइल किया था उस समय तो लोगों को ध्यान भी नहीं था कि भारत में शादी की उम्र 9 साल भी चल रही है। अच्छा। हाँ, हमने जब पीएल फाइल किया कि लड़का और लड़की 18 और 19 चल रही है। हाँ। मुस्लिम में तो 9 साल चल रही है, 9 ईयर। अच्छा, इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे ये चीज। मैंने जब पीएल फाइल किया 2018 की बात है, तो मैंने ये शादी की उम्र को चैलेंज किया। हाँ। और मैंने कोर्ट को कहा कि भाई बाकी जैन, बौद्ध, सिख में तो लड़के की उम्र जो है वो 21 साल है और लड़की की उम्र 18 साल है, 3 साल का डिफरेंस है। लेकिन शरीयत एक्ट के कारण तो ये मुस्लिम्स में 9 साल की उम्र है। 9 साल की उम्र का मतलब जो बच्ची है वो मुश्किल से तीसरी में, 3rd स्टैंडर्ड में होगी या 4th स्टैंडर्ड में होगी। भाई 6 साल में बच्चा स्कूल जाता है ना, तो 9 साल का मतलब उसकी तीसरी कक्षा पूरी हो चुकी होगी। शरीयत एक्ट ये कहता है कि शादी को या तो 9 साल की उम्र हो या पीरियड शुरू हो गया हो, तो वो शादी के लायक हो गई। अच्छा। हाँ, तो सरकार को नोटिस हुआ, फिर सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, जया जेटली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और फिर पार्लियामेंट में बिल आया, लोकसभा से पास हो गया, अभी स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, अभी राज्यसभा वापस नहीं आया। अगर यूसीसी आ जाएगा तो वो तो उसी में इंक्लूड हो जाएगा। यूसीसी, हाँ, यूसीसी का मतलब, यूसीसी में बेसिकली 10 चीजें होनी है। हाँ, यही चीज हम लोग भी समझ रहे हैं। यूसीसी में क्या है ओवरऑल, मतलब क्या एग्जैक्टली सेम होने वाला है? यूसीसी में जो सबसे पहले सेम होगा वो शादी की उम्र सेम होगी। ठीक है। और 125 देशों में शादी की उम्र समान है, 125 कंट्रीज में। कहीं 20 साल है, कहीं 19 साल है, कहीं 21 साल है, मोटा मोटा ज्यादातर में 20 साल है शादी की उम्र। लेकिन वो यूनिफॉर्म है, लड़का हो या लड़की, शादी की उम्र वो यूनिफॉर्म है 125 कंट्रीज में। तो यूसीसी आएगा तो शादी की उम्र समान हो जाएगी। यूसीसी आएगा तो शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा, अभी कंपलसरी नहीं है। अच्छा। यूसीसी आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा। किस किस ग्राउंड पे डिवोर्स होना है, नपुंसकता पे होना है तो सबके लिए कॉमन ग्राउंड होगा। बाजपन अगर ग्राउंड बनेगा तो सबके लिए बनेगा। जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होगा, कोड होने पे होगा तो सबके लिए होगा, नहीं तो नहीं होगा, जो भी है। तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएंगे। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा। अच्छा। ये जितने भी मौखिक तलाक चल रहे हैं, ओरल तलाक चल रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो भी डिवोर्स चल रहे हैं, जो कोर्ट के बाहर चल रहे हैं, ये बंद हो जाएंगे। या तो माता पिता की सहमति से हो जाएगा, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पे हो जाएगा, अदरवाइज फैमिली कोर्ट के जरिए होगा। लेकिन ये ओरल जो काजी के यहाँ चल रहा है, बाकी जो पैरेलल में दूसरा सिस्टम है, शरिया कोर्ट चल रही है, दारुल कज़ा कहते हैं, पूरे देश में दारुल कज़ा चल रही भारत में। तो वो दारुल कज़ा बंद हो जाएगी, जो डिवोर्स होगा कोर्ट के थ्रू होगा। 5वां ये होगा कि एडॉप्शन का राइट सबको मिल जाएगा। अच्छा। अभी हमारी मुस्लिम बेटियों को एडॉप्शन का राइट नहीं है। गार्जियनशिप का राइट सबको मिल जाएगा, हमारी मुस्लिम बेटियों को गार्जियनशिप का राइट नहीं है। सक्सेशन और इनहेरिटेंस, विरासत और वसीयत का इक्वल राइट सबको मिल जाएगा, हमारी मुस्लिम बेटियों को विरासत और वसीयत का इक्वल राइट नहीं है। माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा, वो हमारी मुस्लिम बेटियों को है नहीं। तो कायदे से यूसीसी का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। अच्छा। यूसीसी आए चाहे ना आए, हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट चारों पे लागू होता है। हाँ। तो यूसीसी से इस पे कोई फायदा ही नहीं है। यूसीसी का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, उसके बाद पारसी बेटियों को होगा, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को होगा। हिंदुओं में केवल इतना होगा कि शादी की उम्र अभी 18 और 21 है, वो सबकी 21 हो जाएगी या सबकी 20 हो जाएगी या सबकी 18 हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, और ज्यादा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं इसमें। वक्फ संपत्ति को जो विशेष दर्जा दिया जाता है, इसके खिलाफ भी आपने पिटीशन दाखिल की, क्या मांग की है उसमें आपने? हमने कहा है कि वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए। जब बाकी सारे कम्युनिटीज के लिए जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है उसके लिए बकायदा सिविल प्रोसीजर कोड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और भी कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, बाकी सारे इतने कानून है। तो पर्टिकुलर केवल मुस्लिम्स के लिए वक्फ एक्ट क्यों दिया जाए? ये वक्फ एक्ट जो सबसे पहले बनाया वो नेहरू ने बनाया, नेहरू जी ने 1954 में। उसके बाद इंदिरा जी ने उसको और मजबूत किया, उसके बाद राजीव जी ने उसको और मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने तो क्या किया, पुराने वाले को रिपील करके एक नया ऐसा बना दिया 1995 में, वो तो बहुत ही खतरनाक। फिर जाते जाते 2013 में उसको मनमोहन सिंह जी ने और खतरनाक बना दिया। आज की डेट में वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल है, वक्फ एक्ट इतना खतरनाक हो चुका है कि आपके स्टूडियो को अगर वक्फ बोर्ड कह दे
कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप उसकी नोटिस के खिलाफ नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकते। अरे बाप रे। हाँ, मतलब आप नोएडा में बैठे हुए और नोएडा का वक्फ बोर्ड एक नोटिस भेज दे, भाई ये जो जी का स्टूडियो है, आपका जो स्टूडियो है, ये सब जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहाँ बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, या औरंगजेब का घोड़ा जो है यहाँ पे घास खाता था, इतना कह के वो कह दे भैया तो वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपको उस नोटिस को चैलेंज करने के लिए, उस नोटिस के खिलाफ आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। नोएडा में आप जा ही नहीं सकते। अब यहां से लखनऊ 600 किलोमीटर है। चलो एक बार आप लोग तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप वकील हो, आप चले भी जाओगे। वो गरीब कैसे जाएगा, वो आदिवासी कैसे जाएगा, वो पिछड़ा हुआ आदमी कैसे जाएगा, जिसने अपने कभी लोकल कोर्ट नहीं देखी है, वो वहां कैसे जाएगा। झबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर दूर है। झबुआ के जो आदिवासी हैं, उन्होंने कभी अपना लोकल कोर्ट नहीं देखी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखी नहीं हो, तो कभी मुकदमे फंसते नहीं हो। अब झबुआ में वक्फ बोर्ड जाके कहता है कि ये जहां तुम लोग रह रहे ना भाई, ये सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। बोले सब क्या करें, बोले भोपाल आके इसका जवाब दो। अरे उसने भोपाल देखा ही नहीं है, उसने तो झबुआ कोर्ट कभी नहीं देखी है, तो भोपाल कहां से देख लेगा। तो फिर क्या करना है, तुम कन्वर्ट हो जाओ। तो वक्फ बोर्ड कन्वर्जन भी करा रहा है। अच्छा, नोटिस भेज भेज के धमका के लोग कन्वर्ट करा रहा है। बड़े लोगों को नोटिस भेज के उनसे पैसा वसूलता है, गरीबों को नोटिस भेज के उनको कन्वर्ट करा रहा है, एक्सटॉर्शन भी कर रहा है, कन्वर्जन भी कर रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है, भारत में जो कानून हो सबके लिए होना चाहिए। वक्फ बोर्ड जैसा कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, वक्फ बोर्ड जैसा कानून ईसाइयों के लिए नहीं है, वक्फ बोर्ड जैसा कानून जैन, बौद्ध, सिख किसी के लिए नहीं, यहूदी के लिए नहीं, पारसी के लिए नहीं, केवल मुस्लिम्स के लिए। और इतना खतरनाक कानून है कि आज की डेट में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है। 12 लाख एकड़ जमीन कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड ने, देखते देखते। इसलिए जब ये वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, और जो इसके पास जमीन है इसको वापस सरकार खुद ले ले, या जिसकी इसकी जमीन इसने कब्जा किया उसको जमीन वापस करना चाहिए। आपने जबरन धर्म परिवर्तन का भी जिक्र किया, आपने इसके खिलाफ पिटीशन भी दाखिल की है कि इस पर रोक लगनी। आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह का कानून बने कि जबरन धर्म परिवर्तन रुक सकता है? देखिए, जो कन्वर्जन है ना, ये मुगल काल में भी हुआ। मुगल काल में तलवार के दम पे हुआ, ब्रिटिश काल में हुआ, गरीबों को, आदिवासियों को, उनको थोड़ा ऑफर दे के हुआ, इलाज के नाम पे, हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे हुआ। अब कन्वर्जन आज भी हो रहा है। हमने जो पीएल फाइल किया उसमें ये कहा है कि जो कन्वर्जन है ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और नेशनल सिक्योरिटी का जो थ्रेट है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे होते हैं, उसके लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अनफॉर्चुनेटली कोई भी राज्य सरकार कन्वर्जन माफियाओं के खिलाफ, कन्वर्जन कराने वालों के खिलाफ या उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगा नहीं रही है। ये जो कन्वर्जन है ये हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए। लेकिन कोई भी पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा रही है। अच्छा। तो हमारी दूसरी मांग ये है, पहला हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया, आप सारे राज्यों को बोलिए जो आदमी कन्वर्जन करा रहा है धोखा देके, लालच देके, झूठ फरेब, काला जादू, अंधविश्वास के जरिए, उसके खिलाफ एनएसए लगाए। दूसरा, उसके खिलाफ यूएपीए लगाए। अच्छा, कन्वर्जन अपने आप में एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। अल्टीमेटली मुगल भी क्या करने आए थे, कन्वर्जन कराने आए थे, डेमोग्राफी बदलने आए थे। बिल्कुल। अंग्रेजों ने क्या किया, पहले सत्ता लिया और सत्ता के बाद यहाँ डेमोग्राफी बदलना शुरू कर दिया। और नतीजा भी आप देख लीजिए, आज की डेट में भारत में 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कश्मीर में हिंदू केवल 2% बचे हैं, लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचे हैं, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचे हैं, मिजोरम की वही स्थिति है, मेघालय की वही स्थिति है, नागालैंड की वही स्थिति है। 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। टोटल 750 जिले में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो ये जो कन्वर्जन है ना, ये वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, बाद में अंग्रेजों ने कानून बना के किया, वही काम आज भी चल रहा है। तो ये हमारी देश के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष युद्ध है। और जो युद्ध है ना अप्रत्यक्ष, उसके खिलाफ इंडियन पिनल कोड में एक प्रोविजन है, वेजिंग वॉर, सेक्शन 121। अच्छा, उसमें आजीवन कारावास की सजा है। दुर्भाग्यवश आज तक किसी भी विधानसभा ने कन्वर्जन को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। न लोकसभा में कभी कोई प्रस्ताव आया, न राज्यसभा में आया, न केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों को बोला भाई वेजिंग वॉर की धारा लगाओ। तो हमने तीसरी मांग किया है, पहला एनएसए, दूसरा यूएपीए, तीसरा वेजिंग वॉर। चौथा हमने कहा है कि ये जो कन्वर्जन है ये देशद्रोह है। अच्छा। भारत के लोगों को, जो भारतीय रिलीजन को फॉलो करते हैं, भारत के पंथ को मानते हैं, सिखिज्म मानते हैं, जैनिज्म मानते हैं, बुद्धिज्म मानते हैं, हिंदुज्म मानते हैं, इनको फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट करना। अच्छा। और ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जो संविधान को नहीं मानता। जैसे
इस्लाम का जो बेसिक टेनेट है वो संविधान को मानता ही नहीं। इस्लाम में महिला पुरुष समान नहीं है, एक साथ वो मस्जिद में जाके प्रेयर भी नहीं कर सकती हैं। ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना अपने आप में देशद्रोह है, इसलिए देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए। समय हो चुका है, आपने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, उसके लिए धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं, जो आप समाज के मुद्दे इस तरह ही अदालतों में आगे भी उठाते रहें।